उत्तर प्रदेश का जिला बहराइच, नेपाल सीमा से सटा एक पुराना रहस्यमयी इलाका। यहाँ घने जंगल, शांत पोखरे और वो वीरान हवेलियां हैं जो अब तक आपने सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुनी होंगी। इन्हीं में से एक हवेली है अजीम कोठी। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने। ये घटना उन्हीं के दोस्त के साथ घटी थी। नेतनावा गांव बड़ा नहीं था, पर लोग ईमानदार, सादा और पुराने रीति रिवाजों से बंधे हुए थे। गांव के पश्चिमी छोर पर खेतों के उस पार एक टूटी फूटी हवेली थी जिसका नाम था अजीम कोठी। यह हवेली करीब 100 साल पुरानी थी। कहते हैं कि यहाँ एक तांत्रिक रहता था, हजरत मियाँ, और बताया जाता है कि उसने एक जिन बांध रखा था। लोगों के कहे अनुसार तांत्रिक की मौत के बाद वो जिन आजाद हो गया, लेकिन हवेली से कभी बाहर नहीं निकला जब तक उसे फहद ने नहीं बुलाया। फहद लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक छात्र था। वो फोटोग्राफी और पुरानी इमारतों का शौकीन था। गर्मियों की छुट्टियां बिताने वो अपने दोस्त समीर के गांव नेतनावा आया, यह सोचकर कि यहाँ पुरानी हवेली, मिट्टी की सड़कें और नीम के पेड़ उसके कैमरे के लिए परफेक्ट होंगे। गांव आते ही समीर की दादी ने चेतावनी दी, उस अजीम कोठी के पास मत जाना बेटा, वहां अब कोई रहता है लेकिन वो इंसान नहीं है। फहद की हंसी छूट पड़ी। उसे ऐसे किस्से बचपन से ही सुनने की आदत थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कहानी नहीं, एक हकीकत है। पहली रात सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही रात के 3 बजे फहद की अचानक नींद खुली। कमरे में बहुत ठंडक थी, जबकि बाहर जून की गर्मियां थी। वो उठा और देखा कि खिड़की खुली थी। जैसे ही वो उसे बंद करने गया, बाहर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। वो ठिठक गया, इतनी रात को कौन बच्चा हंस सकता है। फिर खेतों से हल्की हल्की हलचल सी हुई, जैसे कोई चल रहा हो। फहद को लगा शायद जंगली जानवर है और वो वापस सो गया। रात में रह रहकर भी फहद के मन में अजीम कोठी के ही ख्याल आ रहे थे, इसलिए सुबह उठकर मना करने के बावजूद भी अगले दिन वो गांव के बच्चों से अजीम कोठी के बारे में पूछने लगा। किसी ने ज्यादा नहीं बताया, बस इतना ही कहा, वहां कोई नहीं जाता। और उधर समीर ने भी मना कर दिया, भाई फोटो खींचना है तो यहीं खींच ले, लेकिन इधर उधर मत जाना, पापा कहते हैं कि यहाँ अभी भी किसी का साया है। पर जिज्ञासा इंसान से बड़े बड़े काम करवा लेती है। तीसरी दोपहर को, जब दोपहर के खाने के बाद आराम कर रहे थे, फहद कैमरा लेकर अकेले ही हवेली की तरफ निकल गया। जब फहद की नजर अजीम कोठी पर पड़ी, अजीम कोठी की दीवारें अब भी खड़ी थी, लेकिन काई जमी हुई, दीमकों से भरी हुई। दरवाजा लोहे का था और जंग से सड़ा हुआ। जैसे ही फहद ने कैमरा उठाया, एक साया खिड़की के पीछे से हटा। उसे लगा शायद कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब वो अंदर गया तो हर कोना खाली था। कमरे की दीवारों पर उर्दू और संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था। एक बड़ा आयत की शक्ल में बना गोला, उसके चारों तरफ जमीन पर राख का गोला, बीच में कुछ सूखे गुलाब और एक जली हुई हड्डी पड़ी थी। फहद ने कैमरा निकाला और जैसे ही क्लिक किया, कैमरे की स्क्रीन ब्लैक हो गई और उसी समय कमरे में एक तेज महक फैल गई, जैसे किसी जले हुए बाल या मांस की होती है। उसने बाहर निकलना चाहा, लेकिन दरवाजा अब नहीं खुल रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, कौन है जिसने मुझे देखा? आवाज गहरी थी, जैसे 2 आदमी एक साथ बोल रहे हो। फहद ने पलटकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसकी सांस तेज चलने लगी। उसने जोर से दरवाजा धकेला और बाहर भाग गया। गांव लौटकर किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन उसे नहीं पता था ये तो अभी परेशानियों की शुरुआत है। उस रात उसे नींद नहीं आई। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कमरे में है। उसका मोबाइल बार बार बंद हो जा रहा था। छत से खड़खड़ाहट हो रही थी और फिर आधी रात को उसने देखा समीर के घर की छत पर कोई बैठा है। काला साया, बिना चेहरे का,
बस 2 लाल आंखें चमकती हुई। फहद डर के मारे कांप गया था, लेकिन जब सुबह सबको बताया तो किसी ने यकीन नहीं किया। सबने कहा, तू ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, आराम कर। उसके बाद अगले दिन से फहद को अजीब अजीब सपने आने लगे। सपने में वो अजीम कोठी के कमरे में बंद होता और कोई उसे पूछ रहा होता, तू क्यों आया मेरी जमीन पर? तभी उसकी आंखें अचानक खुल जाती और कमरे की दीवारों पर कोयले से उर्दू में लिखा होता, अब तू मेरा है। समीर ने देखा कि फहद का व्यवहार बदल गया है। वो कम बोलने लगा, रात में जागता रहता और दिन में अंधेरे में बैठा रहता था। लेकिन ऐसा ज्यादा नहीं चला, क्योंकि एक रात फहद गायब हो गया। समीर के दादाजी ने कहा, हमें मौलवी साहब को बुलाना होगा। वो आखिरी बार जब गांव में जिन्न निकला था तब उन्होंने ही बंद किया था। मौलवी साहब के आते ही घर में कुरान की आयतें पढ़ना शुरू कर दी। कमरे की हवा भारी होने लगी। उन्होंने कहा वो उसे साथ ले गया है, लेकिन एक दरवाज़ा अब भी खुला है। हमें उसे उसी जगह से वापस लाना होगा, अजीम कोठी में। रात में मौलवी समीर और कुछ गांव वाले अजीम कोठी पहुंचे। कमरे के बीच में वही राख वाला गोला अब भी वही था, लेकिन अब उसमें इंसानी बाल और खून की कुछ बूंदें पड़ी थी। मौलवी ने कमरे के चारों तरफ देखा और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, सूरह फलक और सूरह नास। और फिर गहरी दहाड़ के साथ, जैसे कोई पहाड़ फट गया हो, एक साया कमरे से निकला और हवा में गूंजती आवाज आई, मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगली बार बुलाओगे तो वापस नहीं जाऊंगा। आवाज के जाते ही कमरे के कोने में पड़ा फहद बेहोश मिला। उसके शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। फहद को करीब 2 हफ्ते के बाद होश आया और उसने सब कुछ बताया। उसकी आंखें अब भी डर से भरी हुई थी। उसने गांव छोड़ दिया था, किसी से ना कुछ पूछा ना कुछ कहा और वापस लखनऊ आ गया। फिर समीर ने एक दिन फोन पर पूछा, भाई तू ठीक है ना? फहद ने सिर्फ इतना कहा। अब समझ आया कि हर जगह जाना हमारी मर्जी नहीं होती। कभी कभी वो जगह भी आपको बुलाती है, और जब बुलावा जिन का हो तो वापसी किस्मत से होती है। मैं तो वापस आ गया, लेकिन कुछ अजीब सा आज भी मेरे साथ रहता है। वो कान में हर वक्त कहता है, अब मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। अगर आपको भी कभी कोई अजीब आवाज सुनाई दे या खिड़की खुद ब खुद खुलने लगे तो पलटकर मत देखना। और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं, क्योंकि अगली दहशत कभी भी शुरू हो सकती है।